स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इंडियन पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये, हाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड हाउ इंडिया यूनाइटेड। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। ये बेस्ड था टू नेशन थ्योरी पर। ये टू नेशन थ्योरी की प्रपोजल दी किसने थी? मुस्लिम लीग। क्या कहती मुस्लिम लीग? कंट्रीज बनेंगे तो दो कंट्रीज बनेंगे। इंडिया की ओर से हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी फेवर में नहीं थे टू नेशन थ्योरी के, बट मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि कंट्री के दो पार्ट्स हो जाए, दो कंट्री बने। वन कंट्री फॉर हिंदू कम्युनिटी के लिए कंट्री बना दो, मीन्स हिंदुस्तान। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कंट्री बना दो, मीन्स पाकिस्तान। अब क्रिएशन हो गई इंडिया और पाकिस्तान की। हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। When country got independent, India faced three challenges. जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया तो सबसे पहले तीन चैलेंजेस फेस किए। कौन से चैलेंजेस थे? फर्स्ट, कंट्री को यूनाइट करना। दूसरा चैलेंज था एस्टैब्लिश करना डेमोक्रेसी को। तीसरा चैलेंज था कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब पहला चैलेंज क्या था? टू यूनाइट अ नेशन। यूनाइट करना नेशन को, इसका मतलब पहले से ये यूनाइटेड नहीं था। उस टाइम इंडिया डिवाइडेड था 565 प्रिंसली स्टेट्स में। अब पहला चैलेंज तो ये आ गया कि 565 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना है इंडियन यूनियन के साथ। इंडियन यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। 565 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर देना इंडियन यूनियन के साथ। दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन थी ईदर टू ज्वाइन विद इंडिया, आप इंडिया को ज्वाइन करो। दूसरी ऑप्शन थी आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो। और तीसरी ऑप्शन ये भी थी टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब प्रिंसली स्टेट्स डेफिनेटली क्या प्रेफर करेंगे? रिमेन इंडिपेंडेंट। मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ने प्रेफर किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम यूनाइट नहीं होंगे। दूसरी ओर अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी ये सारे मर्ज कर दे। मर्जर के लिए उसने क्या कहा कि आप सारे मर्ज करो और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दो। अब पहली प्रॉब्लम क्या आई कि ये सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन के साथ मर्ज कर देना। चेक करते हैं, इंडिया की क्रिएशन टू नेशन थ्योरी पे हुई। टू नेशन थ्योरी को किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपोज किया था। कांग्रेस नहीं चाहती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेंस्ट थी और वो लिबरेशन चाहते थे। हमने दो कंट्री बना दिए, हिंदूज के लिए इंडिया और मुस्लिम के लिए पाकिस्तान। बेसिकली ये दोनों कंट्री रिलीजन लाइंस के ऊपर डिवीजन हुई थी। रिलीजन डिवीजन हुई थी इनकी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो तीन चैलेंजेस आने लगे। पहला, कंट्री को यूनाइट करना। दूसरा, डेमोक्रेसी करना। तीसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। अब यूनाइट कैसे करना? 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको मर्ज करना इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन यूनियन के साथ। प्रिंसली स्टेट्स के पास तीन ऑप्शन थी, इंडिया के पास जाओ या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या इंडिपेंडेंट हो जाओ, रिमेन इंडिपेंडेंट। तो मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स क्या कहते हैं? हमने इंडिपेंडेंट रहना है। अब उधर से इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रख दी कि मर्जर साइन करना है तो आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ये एक डॉक्यूमेंट साइन कर दो।
दूसरा चैलेंज था डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना। अब डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश होगी? डेमोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद दूसरा चैलेंज आया कि हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी है, कॉलोनियल रूल से बाहर आना है। तो गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की होगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मीन्स गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री लाइंस पे होगी, इलेक्शन के बेसिस पे होगी। पर अभी इलेक्शन कंट्री में पॉसिबल नहीं थे क्योंकि पीपल वर रिजाइडिंग इन रिफ्यूजी कैंप्स में लोग रह रहे थे। गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की रखनी है, रेगुलर इलेक्शन करने हैं, पार्टीज फ्रेम करनी है। क्या उस टाइम कोई पार्टीज थी? इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम 2 पार्टीज तो थी ही, एक इंडिया की इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी मुसलमानों की मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी चली गई थी। अब दूसरा मेन चैलेंज ये आया कि हमने इलेक्शन करने हैं, हमने इलेक्शन रेगुलर करनी है और इलेक्शन कमीशन बनाना है और पार्टीज रखनी है और मल्टी पार्टी सिस्टम के बेसिस पे इलेक्शन करने हैं। ये हमारा दूसरा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने की ज़रूरत थी? इकोनॉमी को डेवलप करने की ज़रूरत थी क्योंकि कंट्री अभी न्यूली फ्रेशली इंडिपेंडेंट हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में आया था। कंट्री पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में आया और इकोनॉमिकली पूरी तरह से बैकवर्ड है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज़ करती थी। अब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो हमने क्या किया? हम अपनी इकोनॉमी को प्लानिंग के बेसिस पे करेंगे। तो इंडिया में प्लानिंग होगी, जितनी भी इकोनॉमी है वो प्लानिंग के बेसिस पे होगी। और जो प्लानिंग है हमने सोवियत मॉडल मीन्स यूएसएसआर के मॉडल से कॉपी कर लिया। प्लानिंग के प्रोसेस पे होगा और सोवियत मॉडल के बेसिस पे होगा। तो इंडिया ने प्रेफर किया था कि वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी बनाएगा। अब यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया। 1950 में बना था ये प्लानिंग कमीशन जो इकोनॉमिक प्लानिंग करेगा। लेटर ऑन ये प्लानिंग चली, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो हम नेक्स्ट कमिंग चैप्टर में करेंगे। बेसिकली ये 3 चैलेंजेस आपके चैप्टर बुक के 3 बेसिक चैप्टर्स हैं। फर्स्ट यूनाइट अ नेशन फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी पार्टीज चैप्टर है, थर्ड वन पार्टी डोमिनेंस वाला, और थर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका प्लानिंग डेवलपमेंट वाला चैप्टर है। these three challenges इंडिया फेस्ड। अब आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। क्या ये प्रोसेस ऑफ पार्टीशन पेनफुल था? यस, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन पेनफुल था। इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी आई। अब हमने क्या करना है? मुसलमानों को द स्टेट जहाँ पर वो मेजॉरिटी में है वो उनको दे देनी है। क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टेट था जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में थे? देयर वाज नो सिंगल बेल्ट। कोई ऐसी सिंगल बेल्ट नहीं थी जहाँ पर वेयर मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। कोई ऐसी सिंगल बेल्ट नहीं थी जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। तो मुस्लिम मेजॉरिटी में थे कहाँ पे? 2 साइड्स पे थे, एक वेस्ट साइड और एक ईस्ट साइड। अब ये डिसाइड हुआ कि हम कंट्री के, पाकिस्तान के 2 पार्ट कर देंगे जहाँ जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में हैं। कौन सा? वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के 2 पार्ट हो गए, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अब जो मुस्लिम थे वो सारे चाहते थे कि 2 नेशन थ्योरी इम्प्लीमेंट हो जाए। क्या कोई ऐसा मुस्लिम भी था जो नहीं चाहता था कि 2 नेशन थ्योरी इम्प्लीमेंट हो? यस, महात्मा गांधी का फॉलोअर था खान अब्दुल गफ्फार खान, वॉज नॉट इन फेवर। खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं चाहता था कि कंट्री के 2 पार्ट हो, 2 नेशन थ्योरी हो। फर्स्ट मुस्लिम, ये मुस्लिम था खान अब्दुल गफ्फार खान।
वॉज अगेंस्ट टू नेशन थ्योरी, ये इस टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट था। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में अब पाकिस्तान के दो पार्ट बन गए, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अब जो वेस्ट पाकिस्तान था वो किसके साथ लग रहा है? वेस्ट पाकिस्तान एडजॉइंड विद पंजाब। तो ये बाउंड्री एरिया पंजाब, ये जगह जो वेस्ट पाकिस्तान के साथ लग रही थी वो वायलेंस का जोन हो गई। अब ईस्ट पाकिस्तान के साथ क्या लग रहा था? वेस्ट बंगाल। अब ये दो स्टेट्स वेस्ट बंगाल और पंजाब, ये दोनों स्टेट कंट्रोवर्शियल और कम्युनल जोन का एरिया बन गए, कंट्रोवर्शियल स्टेट्स बन गए। अब एक और प्रॉब्लम थी, कैसे डील किया जाएगा इंडिया में मुस्लिम को और पाकिस्तान में हिंदूज को कैसे डील किया जाएगा। अब अनदर प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? हाउ टू डील विद minority कम्युनिटी ऑन बोथ साइड्स। minority का मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान में हिंदूज को कैसे डील करना है और इंडिया में मुस्लिम को कैसे डील करना है। अब इंडिया में नेहरू ने इंडिपेंडेंस के बाद पहली स्पीच दी थी जिसमें नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम मिनॉरिटी अगर मेरे कंट्री में रहना चाहती है तो मैं फुल इक्वल मेंबरशिप प्रोवाइड करूँगा। अब प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में 4 प्रॉब्लम्स आई। कोई भी ऐसी सिंगल बेल्ट नहीं थी जहाँ पर मुस्लिम रहते हो, तो डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान के 2 पार्ट बन जाएंगे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। दूसरी प्रॉब्लम आई, माइनॉरिटीज़ को कैसे डील किया जाएगा, पाकिस्तान में हिंदूज को और इंडिया में मुस्लिम को। अब वेस्ट पाकिस्तान के साथ लगा हुआ पंजाब, ईस्ट पाकिस्तान के साथ लगा हुआ वेस्ट बंगाल, ये दोनों स्टेट कंट्रोवर्शियल मतलब कम्युनल राइट्स का एरिया बन गई। उधर से एक कोई मुस्लिम ऐसा जो अगेंस्ट था टू नेशन थ्योरी के, मुस्लिम वर अगेंस्ट कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। लेट्स कंटिन्यू। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन हो गई, टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे हुई थी, यस। हिंदूज वर नॉट इन फेवर, पर उन्होंने बाद में उसको एक्सेप्ट ही कर लिया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? बहुत सारी मूवीज़ में देखा है हमने, डिवीजन होते, पार्टीशन होते हुए, पीपल वर बीइंग किल्ड, लोग इधर उधर जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, रेफ्यूजी कैंप्स में ठहर रहे हैं। फ्यू मेंबर्स वर हेयर, इंडिया में रह गए, फ्यू वर इन पाकिस्तान। अब फैमिली स्कैटर्ड हो गई एंड अननेसेसरी किलिंग, किडनैपिंग, रिफ्यूजी कैंप्स में स्टे हो गया, और यहाँ तक कि ऑन द वे उनको फोर्स किया जाता था फॉर रिलीजन कन्वर्जन। कई बार रिलीजन कन्वर्जन के लिए रेडी नहीं होते थे फैमिली मेम्बर्स, तो वो अपने आप को सुसाइड कमिट कर देते थे या किलिंग प्रेफर कर लेती थी। अब रिजल्ट क्या निकला? कॉन्सिक्वेंसेस पार्टीशन, 2 कंट्री तो बन गए, पर ये कम्युनल राइट्स भी लेके गए और रिफ्यूजी कैंप्स में लोग बहुत ज़्यादा सबमिट हो गए। रिफ्यूजी कैंप्स में उनका स्टे चला काफ़ी टाइम तक, ये स्टे चलता गया, वो परमानेंट सिटीजन नहीं हुए। बेसिकली ये पार्टीशन 47 में हुई थी, रिफ्यूजी कैंप में सेटल होते इनको टाइम लग गया। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट चाहती थी कि प्रिंसली स्टेट्स मर्ज हो जाएं इंडियन यूनियन के साथ। गवर्नमेंट ने अपनी एक अप्रोच अडॉप्ट की, गवर्नमेंट्स अप्रोच। अब सारे प्रिंसली स्टेट्स चाहते हैं कि हम रिमेन इंडिपेंडेंट रहे। गवर्नमेंट ने अप्रोच अडॉप्ट की। फर्स्ट, पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लोग चाहते थे प्रिंसली स्टेट्स के कि प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हो जाए। लोग ही चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स का इंडियन गवर्नमेंट के साथ मर्जर हो जाए। मर्जर के लिए क्या साइन करना था उन्होंने? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना था। अब गवर्नमेंट मर्जर के लिए कोई ना कोई लालच तो देगी, तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि अगर आप मर्जर करते हो
अगर आप मर्जर, कौन मर्जर, प्रिंसली स्टेट्स अगर मर्जर करती हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो मैं तुम्हारी बाउंड्री को ड्रॉ करूँगी, रीड्रॉ करूँगी। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉ और रीड्रॉ का मतलब हुआ कि मैं प्रिंसली स्टेट्स को ज़्यादा मोर टेरिटोरियल एरिया दे दूँगी। अब गवर्नमेंट बाउंड्रीज को ड्रॉ करेगी, रीड्रॉ करेगी और प्रिंसली स्टेट्स को मोर टेरिटोरियल एरिया प्रोवाइड कर देगी। अगर आप मर्जर करते हो, मीन्स अगर प्रिंसली स्टेट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर देते हैं, तब सेंटर के लॉज आपके लिए फ्लेक्सिबल कर दिए जाएंगे। ये क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो सारे स्टेट्स पे इम्प्लीमेंट होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब वी द प्रिंसली स्टेट्स को वो अबाइड बाय करने ही पड़ते हैं सारे लॉज। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है? अगर आप मेरे साथ मर्जर साइन करते हो या इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करते हो, तो मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज हैं वो आपके लिए फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, उसमें सेंट्रल लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। अगर आप मेरे साथ मर्जर साइन करते हो, तब आपको रीजन में इकोनॉमी दी जाएगी। रीजनल इकोनॉमी क्या होती है? रीजनल इकोनॉमी मीन्स कि आप अपने रीजन में इंडिपेंडेंटली सेल्फ रूल कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ने अप्रोच क्या की? प्रिंसली स्टेट्स मर्जर के फेवर में थे। मर्जर करोगे तो बाउंड्रीज को ड्रॉ और आपको ज़्यादा टेरिटोरियल एरिया मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दो, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज फ्लेक्सिबल कर दिए जाएंगे प्रिंसली स्टेट्स के लिए। मर्जर साइन कर दो तो रीजन आपको अपने स्टेट में सेल्फ रूलिंग अथॉरिटी मिल जाएगी, ऑटोनॉमी मिल जाएगी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसके बाद कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? 565, जिसमें से मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ने साइन कर दिया। क्या साइन करना था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया। मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया। क्या कोई ऐसा भी प्रिंसली स्टेट था जिसने साइन नहीं किया? यस, 4 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें जम्मू कश्मीर। अब ये जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही क्लेम करते थे, ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेट है। इंडिया कहता मेरी टेरिटरी का पार्ट है, मैं अपने पास रखूँगा। पाकिस्तान कहता मुस्लिम मेजॉरिटी डिवीज़न की है, तो मुस्लिम यहाँ पर मेजॉरिटी में है, तो जम्मू कश्मीर मुझे दे दो। अब जम्मू कश्मीर में साइन नहीं किया। दूसरा कौन सा प्रिंसली स्टेट था? हैदराबाद। हैदराबाद ने भी मर्जर साइन नहीं किया। तीसरा कौन सा स्टेट था? मणिपुर। और चौथा कौन सा स्टेट था? जूनागढ़। अब सब ने साइन कर दिया, सिर्फ 4 प्रिंसली स्टेट्स ने साइन नहीं किया। वो कौन कौन से थे? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़। अब जम्मू कश्मीर में रूल किसका चल रहा था उस टाइम पे? जम्मू कश्मीर पे रूल चल रहा था राजा हरी सिंह का। अब हरी सिंह के पास, प्रिंसली रूलर के पास ये ऑप्शन थी, तू इंडिया में ज्वाइन कर ले, या तू पाकिस्तान में ज्वाइन कर ले, या तू रिमेन इंडिपेंडेंट रह। अब हरी सिंह क्या कहता? मैं रिमेन इंडिपेंडेंट रहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान भी तो जम्मू कश्मीर को क्लेम कर ही रहा था इक्वली। हरी सिंह कहता मैं तो रिमेन इंडिपेंडेंट रहूँगा। अब उसकी इस प्रपोजल पे कि मुझे रिमेन इंडिपेंडेंट रहना है, क्या किया पाकिस्तान ने? प्रॉक्सी वॉर ही कर दी 1948 में जम्मू कश्मीर पे। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं हैदराबाद पे। हैदराबाद ने मर्जर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन नहीं किया था। अब हैदराबाद में रूल किसका चल रहा? उस टाइम पे हैदराबाद में रूल चल रहा था निज़ाम का। निज़ाम कौन? मनार्क। और ये रिचेस्ट पर्सन था वर्ल्ड में उस टाइम पे। निज़ाम रिचेस्ट था। निज़ाम कहता मैं तो पावर रिटेन करके रखना चाहता था अपने हाथ में। इसका मतलब वो चाहता था वहाँ मनार्क का रूल रहे, पावर छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसने मर्जर साइन ही नहीं किया। अब हैदराबाद के लोग, पीपल में कौन? स्पेशली वर्कर और वुमेन और पुअर पीपल, ये निज़ाम का रूल नहीं चाहते थे। इन्होंने निज़ाम के अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च कर दी, जिसको हमने पीपल्स मूवमेंट का भी नाम दिया। अब पीपल मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पीपल है,
उनके पास कोई पावर तो है नहीं। इन पीपल को अब पीपल्स मूवमेंट, इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। और एक और पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस पार्टी, ये लोगों को सपोर्ट कर रही है मूवमेंट के लिए। और पीपल क्या कर रहे हैं? वायलेशन स्प्रेड कर रहे हैं। अब निज़ाम ने कहा कि लोगों की मूवमेंट को सप्रेस किया जाए। निज़ाम ने उसको सप्रेस करने के लिए अपनी फोर्सेस भेजी, अपने ऑफिसर्स भेजे, जिसको रजा कार्स का नाम दिया गया। अब निज़ाम ने रजाकार अपॉइंट कर दिए। क्या करेंगे ये रजाकार? लोगों की मूवमेंट, उनकी वायलेशन को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। और इन रजाकार्स ये की कोई लिमिटेशन नहीं होती थी। ये रजाकार्स दे यूज वायलेंस को यूज कर रहे हैं सप्रेस करने के लिए, किसी भी एक्सटेंट तक पहुंच जाते थे रजाकार। लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट, जहाँ पे कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, अब इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट में अपनी आर्मी भेज दी। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी और निज़ाम सरेंडर कर गया। आर्मी के आगे निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। निज़ाम ने सरेंडर किया तो हैदराबाद क्या हो गया? इंडियन गवर्नमेंट के साथ मर्ज हुआ। ये हैदराबाद मर्ज कब हुआ? इंडियन गवर्नमेंट के साथ 1948 में मर्ज हुआ। एक बार फिर से देखते हैं। हैदराबाद जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन नहीं किया था, किसका रूल है? वहाँ पर निज़ाम का रूल है। कौन निज़ाम? वहाँ का राजा मनाक। क्या चाहता है? पावर को अपने हाथ में रिटेन करके रखना चाहता है। अब लोग, वहाँ के पीपल, स्पेशली वर्कर, पुअर, वुमेन, मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट? निज़ाम के अगेंस्ट। पीपल्स मूवमेंट का नाम दिया गया इसको। अब ये पीपल्स मूवमेंट, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी इंडिया की और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई इसको सपोर्ट कर रही है। उधर से निज़ाम क्या कर रहा है? मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। उसने क्या किया? रजाकार अपॉइंट कर लिए। कौन? इसके ऑफिसर्स, इसकी फोर्सेस जो वायलेशन यूज करती थी, किसी भी एक्सटेंट तक पहुंच जाती थी। लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी बुलाई और आर्मी के आगे निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद 1948 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ मर्ज हो गया। कैसे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने के बाद। अब टर्न आई मणिपुर की। मणिपुर में रूल किसका? बोधचंद्र सिंह का। बोधचंद्र सिंह क्या है? वहां का मनाक है। इंटरेस्टेड था क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने में इंटरेस्टेड था। पर मणिपुर में लोगों ने प्रेशर डाला। लोगों ने प्रेशर किस लिए डाला? कि वहां इलेक्शन कंडक्ट किए जाए। अब पीपल्स प्रेशर, लोगों के प्रेशर की वजह से, ड्यू टू पीपल्स प्रेशर, मणिपुर में इलेक्शन किए गए, इलेक्शन कंडक्ट हुए। ये इलेक्शन कब कंडक्ट किए गए? 1948 में। क्या ये इलेक्शन किसी और स्टेट में भी हुए थे? नहीं, हम इंडिपेंडेंट हुए थे 47 में। 1948 तक हमारे कंट्री में किसी भी स्टेट में इलेक्शंस नहीं हुए थे। रादर 49 में और 50 में भी इलेक्शंस नहीं हुए। मणिपुर वो पहला स्टेट बना जहां स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे तो गवर्नमेंट कौन सी होगी? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की गवर्नमेंट आ गई और मनाक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और मनाक भी है। मनाक और बोधचंद्र सिंह, जहां पर मनाक भी हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हो, उस चीज को, जहां पर दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हो, उस चीज को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मनाकी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मनाकी होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मनाकी में मतलब अगर मनाक रहेगा, मनाक अगर है पावर में, पर वो वर्क करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की एडवाइस पे या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस पे। इसका मतलब यहाँ पर मनाक भी है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की गवर्नमेंट भी है, तो मनाक वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मनाकी हो गई यहाँ पर। बोधचंद्र सिंह ने, बोधचंद्र सिंह कौन? वहां का राजा। बोधचंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन कर दिया।
बोधचंद्र सिंह ने साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या था? एक डॉक्यूमेंट साइन करना था मर्जर के लिए, उसने साइन कर दिया। इसका मतलब वो चाहता है इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाए। कौन? मणिपुर। इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाए मणिपुर। बोधचंद्र सिंह ने साइन कर दिया। अब बोधचंद्र सिंह को पूछना किससे था? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। किससे पूछना चाहिए था उसको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। और उसने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से क्या नहीं किया? विदाउट कंसल्टिंग, उससे पूछा ही नहीं, विदाउट कंसल्टिंग उसने साइन कर दिया। क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। स्टेट असेंबली से पूछे बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया। लास्ट में हुआ क्या? मोनार्क मतलब बोधचंद्र सिंह और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजेंटमेंट हो गई, मींस कॉन्फ्लिक्ट हो गया। किसको? कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन क्यों किया। लास्ट में 1949 में मणिपुर मर्ज हो गया इंडियन यूनियन के साथ। मर्ज विद इंडियन यूनियन कैसे? बाय साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। फिर से देखते हैं। मणिपुर रूल बोधचंद्र सिंह का, इंटरेस्टेड था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने के लिए। लोगों का प्रेशर इतना आया कि वहां इलेक्शन करने पड़े। अब विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट वेयर इलेक्शन कंडक्टेड? 1948 में मणिपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट वेयर इलेक्शन कंटेस्टेड। अब यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है और मनार्क भी है। जहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हो और मनार्क भी हो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की कहते हैं। मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की का फर्स्ट स्टेट बन गया। अब बोधचंद्र सिंह विल हैव टू कंसल्ट। किसको कंसल्ट करना है उसको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। बोधचंद्र सिंह ने साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, क्योंकि नॉमिनल मनार्क तो अभी वही है मणिपुर का। उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया, नहीं पूछा, नहीं कंसल्ट किया। किससे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। लास्ट में रिजेंटमेंट हो गई मनार्क और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। 1949 में मणिपुर मर्ज हो गया इंडियन यूनियन के साथ। अब हमारा हैदराबाद हो गया, मणिपुर हो गया। मणिपुर मर्ज हुआ 1949 में, हैदराबाद मर्ज हुआ 1948 में। अब बचा जूनागढ़। जूनागढ़ जूनागढ़ में कोई मनार्क नहीं है, जूनागढ़ को मर्ज करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई? यहाँ पे प्लेबिसाइड कंडक्ट किया गया। प्लेबिसाइड होता क्या है? व्हाट इज प्लेबिसाइड? पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन मींस जैसे हमारी डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है, लार्ज पॉपुलेशन डेमोक्रेसी एक्सटेंडेड है हमारी। इफ पीपल से वी डिड नॉट पार्टिसिपेट, अगर लोग कहते हैं कि हमने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में, जो पॉसिबल भी नहीं है, ऑल पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो कई बार पब्लिक कंसर्न इश्यूज पे, पब्लिक से कंसर्न जो इशू है उस पर कुछ डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइसेस जैसे प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाया जाता है। अब लोगों से, प्लेबिसाइड का मतलब पब्लिक ओपिनियन कलेक्ट की जाती है, वेदर यू वांट मर्जर, क्या आप मर्जर चाहते हो जूनागढ़ का इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि नहीं। अब जूनागढ़ में प्लेबिसाइड डलवाया गया, पब्लिक ओपिनियन। ये है क्या? एक डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइस। जिसमें पीपल विद देयर वोट कास्ट करेंगे वोट। अब लोग वोट किस में? डिसीजन के फेवर में यस में भी डाल सकते हैं और नो में भी डाल सकते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल यस में वोट डालते हैं या इन फेवर वोट डालते हैं तो वो डिसीजन टेकन हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, सिंपल मेजॉरिटी, फेवर में वोट डाल देते हैं कि हाँ हम ये डिसीजन चाहते हैं। प्लेबिसाइड जूनागढ़ में कंडक्ट किया गया, वहां मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने फेवर में वोट डाला। किसके फेवर में? फेवर ऑफ मर्जर ऑफ जूनागढ़, मर्जर ऑफ जूनागढ़ विद इंडियन यूनियन। अब वो चाहते हैं कि जूनागढ़ को मर्ज कर दिया जाए इंडियन यूनियन के साथ, और जूनागढ़ मर्ज हो गया 1948 में। अभी सारे हैदराबाद मर्ज हुआ था 48 में, मणिपुर मर्ज हुआ था 49 में, और जूनागढ़ मर्ज हुआ 1948 में। जब हमें लर्न करना है ईयर, तो हम उस ईयर में कौन कौन से इवेंट हुए वो सारे इकट्ठे लर्न कर लेंगे। अब 48 में प्रॉक्सी वॉर भी हुई थी, हैदराबाद भी मर्ज हुआ था, जूनागढ़ भी मर्ज हुआ था,
उसके अगले ही साल 1949 में मणिपुर इंडियन गवर्नमेंट के साथ मर्ज हो गया। अब चैप्टर के लास्ट में पहुंचते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? गवर्नमेंट ने अप्रोच अडॉप्ट की थी। 565 स्टेट्स में से 4 स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन नहीं किया था, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। अब हमने डिस्कस किया, हैदराबाद के निजाम ने सरेंडर कर दिया था 48 में, मणिपुर में साइन हो गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन 1949 में, जूनागढ़ में प्लेबिसाइड हुआ और 1948 में वो भी मर्ज हो गया। अब इन प्रिंसली स्टेट्स को, क्वेश्चन ये है कि इन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे प्रिंसली स्टेट्स को स्टेट की फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक प्रोविजन देकर गई थी हमारी टेम्परेरी गवर्नमेंट को कि आप प्रिंसली स्टेट से स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे बना सकते हो। इसका मतलब क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। किस बेसिस पे आप नए स्टेट बनाओगे? ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब करेंगे क्या? नई स्टेट बना रहे हैं, बाउंड्री को ड्रॉ करना, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अब स्टेट की बाउंड्री को ड्रॉ करना, बाउंड्री को ड्रॉ करना या रीड्रॉ करना, ड्रॉ या रीड्रॉ करना लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो जाएगा। इससे एक और भी प्रोविजन होगी कि जितनी भी वेरियस लिंग्विस्टिक कल्चर कम्युनिटीज हैं, सारी लिंग्विस्टिक और कल्चरल कम्युनिटीज हैं, अगर हम उनको स्टेट बना देंगे, अगर हम उनको स्टेट बना देंगे तो उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, एक सेपरेट स्टेट हो जाएगा। जैसे हमारा स्टेट पंजाब है, पंजाब पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए कल्चर और लैंग्वेज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। अब ये काम करेगा कौन? इसके लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। क्या किया गया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। कब बना रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? 1953 में ये कमीशन बन गया। 1953 में ये कमीशन बन गया। अब जब ये कमीशन बना तो सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स डिमांड करने लगे मोर टेरिटोरियल एरिया। मोस्टली स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं मोर टेरिटोरियल एरिया। कौन कौन से स्टेट ज्यादा डिमांड करने लग गए? आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश ने विशाल आंध्रा मूवमेंट लॉन्च कर दी। मोर टेरिटोरियल एरिया मांग रहा है और लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है, तो इसने विशाल आंध्रा मूवमेंट लॉन्च कर दी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फाइल की आफ्टर 3 इयर्स। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जब लैंग्वेज पर बेसिस स्टेट बना दी है तो वो रिपोर्ट देगी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। कब दी इसने अपनी रिपोर्ट? 1956 में। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है, पर इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन यूजुअली इस चैप्टर में से सीबीएसई पेपर में 6 मार्क्स में आ जाता है। व्हाट वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, व्हाई इट वाज फॉर्म एंड व्हाट वाज इट्स रोल और व्हाट वाज इट्स टास्क, या रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जब हमें ये क्वेश्चन आता है तो हमने पहले 2 हेडिंग में 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना है। फर्स्ट में हमने कमीशन लिखा, कमीशन की फॉर्मेशन कब हुआ था? 53 में हुआ था। मेन काम क्या था? लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देना। अब दूसरा पार्ट इसका तो अदर पार्ट है, सेकंड पार्ट। इस आंसर का हम ऐसे हेडिंग देंगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। अब इसने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1956 में बना दी। अब इसने किया क्या? लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए। इसने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए और बाउंड्रीज को ड्रॉ और रीड्रॉ भी किया। ऐसे करके इसने स्टेट्स बना दिए। तो इसने 56 में जब रिपोर्ट सबमिट की तो तब तक कितने स्टेट बन चुके थे? 14 स्टेट्स और 6
रिपोर्ट में 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हो गई थी 1956 में। एसआरसी बना स्टेट को क्रिएट करने के लिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट होंगे, बाउंड्री को ड्रॉ किया जाएगा, रीड्रॉ किया जाएगा, लिंग्विस्टिक और कल्चर कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना कब? 1953 में। और जब ये बना तो बहुत सारे स्टेट ज्यादा टेरिटोरी लिए डिमांड कर रहे थे। कौन से? जैसे आंध्र प्रदेश ने विशाल आंध्रा मूवमेंट लिंग्विस्टिक बेसिस पे लॉन्च कर दी थी। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कब? 1956 में। अब ये स्टेट्स लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट कर चुका था। कितने? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई थी। अब देखते हैं इस चैप्टर का टाइमलाइन। टाइमलाइन में क्या है? बिगिन से हमने ईयर बाय ईयर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रादर देन क्रैमिंग, हमें क्रैम नहीं करना किसी भी चीज को, हमें ईयर को कोरिलेट करके चलना है। अब देखते हैं चैप्टर में था क्या? चैलेंजेस ऑफ नेशन, प्रिंसली स्टेट्स। कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स? 565। ये कब की बात है? 1947 की बात है। अब 47 में तो इंडिया बना और पाकिस्तान बना। व्हाट हैपेंड इन 1948 में? प्रॉक्सी वॉर हुई थी। ये प्रॉक्सी वॉर क्या है? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे अटैक किया था 1948 में, प्रॉक्सी वॉर हुई थी। अब हम ये देखेंगे कि 48 में और हुआ क्या क्या था। हैदराबाद का मर्जर हो गया था। हैदराबाद इंडियन गवर्नमेंट के साथ 1948 में मर्ज हो गया था। मणिपुर में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन 1948 में हुए थे। उसके बाद जूनागढ़, जूनागढ़ कब मर्ज हुआ था? जूनागढ़ 1948 में मर्ज हुआ था। अब हम चलते हैं 1950 में हुआ क्या? 49 में मणिपुर मर्ज हुआ। मणिपुर मर्ज विद इंडियन यूनियन कब? 1949 में। अब हम देखते हैं 1950 में क्या हुआ। इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कब बना? 1950 में बना। अब स्टेट को कर्व करने के लिए, स्टेट्स को बनाने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। कब बना ये कमीशन? 1953 में बना। एसआरसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। कब रिपोर्ट सबमिट की? 1956 में। और ये रिपोर्ट थी क्या? क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज।